learners. Today we are solving the second practical question of accounting of holding companies. The second question link is provided in the description box. You are requested to download it, read it, and then you will be able to understand how we had solved this above question. In this question, again the balance sheet is given of two companies, that is Raj Limited and Rani Limited. In the question it is given that Raj Limited has acquired 40,000 equity shares in Rani Limited on 1st अप्रैल 2019. क्वेश्चन में दिया गया है दो कंपनी है, एक राज लिमिटेड है, एक रानी लिमिटेड है. राज लिमिटेड ने 40,000 शेयर्स एक्वायर किए हैं. किस कंपनी के एक्वायर किए हैं? रानी कंपनी लिमिटेड के एक्वायर किए हैं. और वो कब एक्वायर किए हैं? 1 अप्रैल 2019 को. तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है? सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि होल्डिंग कंपनी कौन सी है और सब्सिडरी कंपनी कौन सी है. जिसने शेयर्स एक्वायर किया वो होल्डिंग कंपनी है. तो यहाँ पे शेयर्स एक्वायर किया राज लिमिटेड ने. तो राज लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी और रानी लिमिटेड is a subsidiary company. राज लिमिटेड ने रानी लिमिटेड के कितने शेयर्स एक्वायर किए हैं? 40,000 इक्विटी शेयर्स एक्वायर किए हैं. तो नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड ये है 40,000. और जो डेट ऑफ एक्विजिशन दी गई है, डेट ऑफ एक्विजिशन इज गिवन, इट इज 1 अप्रैल 2019. और हमारी जो बैलेंस शीट की डेट है वो है 31 मार्च 2020. इसका मतलब ये है कि ओपनिंग डेट में ही राज लिमिटेड ने रानी लिमिटेड के 40,000 इक्विटी शेयर्स को एक्वायर किया है. अब इसके बाद हम स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. स्टेप नंबर 1, इट इज कैलकुलेशन ऑफ मेजॉरिटी रेशियो. मेजॉरिटी रेशियो का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड बाय होल्डिंग कंपनी. तो यहाँ पे होल्डिंग कंपनी है राज लिमिटेड. राज लिमिटेड ने कितने शेयर्स एक्वायर किए हैं? 40,000 शेयर्स एक्वायर किए. तो हमने यहाँ लिखा 40,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी. सब्सिडरी कंपनी कौन सी है? रानी लिमिटेड. तो रानी लिमिटेड के बैलेंस शीट में अगर हम देखेंगे तो वहां पे गिवन इंफॉर्मेशन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. एक इक्विटी शेयर 10 रुपए का है. रानी लिमिटेड की कैपिटल है 5 लाख रुपीज. अगर हमको ये पता करना है कि रानी लिमिटेड के पास कितने इक्विटी शेयर है, तो हमने शेयर कैपिटल को पेड अप वैल्यू से डिवाइड कर दिया. तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हुए? 5 लाख डिवाइडेड बाय 10, दैट इज इक्वल टू 50,000. तो हमने यहाँ पे डिवाइड किया उसको 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो आंसर यहाँ पे आ गया 80%. मेजॉरिटी रेशियो इज 80%. इट मीन्स दैट होल्डिंग कंपनी हैज एक्वायर्ड 80% शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी company. Step number 2, that is calculation of minority ratio. Minority ratio का हमारा सिंपल फॉर्मूला है, that is equal to 100% माइनस मेजॉरिटी रेशियो. मेजॉरिटी रेशियो कितना आया? इट इज 80%. तो हमने 80% से क्या कर दिया? माइनस कर दिया. तो इट इज हाउ मच? 20%. माइनॉरिटी रेशियो कितना है? 20%. मेजॉरिटी रेशियो है 80%. देन बिफोर गोइंग फर्स्ट टू स्टेप नंबर 3, हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम सबसे पहले अपना फाइनेंशियल ईयर की ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट लिखते हैं. तो ओपनिंग डेट है हमारी 1 अप्रैल 2019 और हमारी जो बैलेंस शीट बनी है या क्लोजिंग डेट है वो है 31 मार्च 2020. तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब हुआ और एंड कब हुआ.
फिर हम यहाँ पे लिखते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन, किस डेट में होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए हैं। वो डेट गिवन है 1/4/2019, दैट इज 1 अप्रैल 2019। तो ओपनिंग डेट टू द डेट ऑफ एक्विजिशन ये हमारा बनता है प्री एक्विजिशन पीरियड। तो हमारा देख रहे हैं प्री एक्विजिशन पीरियड सिर्फ ओपनिंग डेट है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन 1 अप्रैल 2019 की होगी वही हमारी प्री एक्विजिशन इंफॉर्मेशन है, और उसी से हम कैपिटल प्रॉफिट का कंप्यूटेशन करेंगे। और जो ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, मतलब फ्रॉम ड्यूरिंग द ईयर मीन्स ऑफ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2019-20, वो हमारा बन गया पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। तो ये पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कितने मंथ्स का हो गया हमारा, 12 मंथ्स का या एक ईयर का। तो हमको ये याद रखना है, फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल प्रॉफिट वी शुड कंसिडर ओनली द ओपनिंग इंफॉर्मेशन, या ओपनिंग डेट की जो भी प्रॉफिट या ओपनिंग डेट का अगर रिजर्व गिवन है तो उसी को हम सिर्फ कंसिडर करेंगे कैपिटल प्रॉफिट के कंप्यूटेशन के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 3, स्टेप 3, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। और इस कैपिटल प्रॉफिट को मैं एक और चीज बोल सकता हूं, या मैं बोलता हूं, दैट इज कॉल्ड एज अ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट दोनों मेरे लिए यहां पे होल्डिंग कंपनीज के लिए सेम है। तो जब मैं कैपिटल प्रॉफिट कंप्यूट कर रहा हूं तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा सब्सिडरी कंपनी के बैलेंस शीट में, और सब्सिडरी कंपनी के बैलेंस शीट में चेक करूंगा कि ऑन द ओपनिंग डेट क्या सब्सिडरी कंपनी के बैलेंस शीट में रिजर्व है या प्रॉफिट एंड लॉस है। तो अगर हम देखते हैं तो पहला आइटम जो लायबिलिटी साइड गिवन है वो इक्विटी शेयर कैपिटल है। सेकेंड इंफॉर्मेशन जनरल रिजर्व है, और जनरल रिजर्व में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2019। तो जो जनरल रिजर्व है उसकी एक स्पेसिफिक डेट है, वो स्पेसिफिक डेट प्री एक्विजिशन पीरियड में आता है, तो वो पूरा का पूरा जो अमाउंट हो जाएगा वो क्या बन जाएगा हमारा प्री एक्विजिशन। तो हमने यहां लिखा प्री एक्विजिशन रिजर्व, इसलिए हमने प्री एक्विजिशन रिजर्व में पूरी की पूरी अमाउंट लिख ली, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक डेट की है और वो स्पेसिफिक डेट हमारा प्री एक्विजिशन पीरियड में आता है। अमाउंट उसका गिवन है 1 लाख रुपीज, तो हमने यहां पे लिख लिया 1 लाख। सेकेंड थर्ड इंफॉर्मेशन अगर हम देखेंगे तो गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन, ये भी स्पेसिफिक बताया है 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 इट इज प्री एक्विजिशन पीरियड। तो पूरा का पूरा अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां पे लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं कैपिटल प्रॉफिट में, उसको हमने बोला प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हमारा कितना आया, सब्सिडरी कंपनी का प्री एक्विजिशन प्रॉफिट गिवन है, इट इज 30,000। उसके बाद देखेंगे तो प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है, प्रॉफिट फॉर दिस 12 मंथ गिवन है। वो 12 मंथ का जो प्रॉफिट है वो कहां पे चले जाएगा, वो हमारा पोस्ट एक्विजिशन है, तो हम उसको कहां पे लिखेंगे, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कंप्यूटेशन के लिए लिखेंगे। तो हमने यहाँ टोटल किया, तो हमारा जो कैपिटल प्रॉफिट आ रहा है या प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आ रहा है, वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1 लाख प्लस 30,000 इट इज इक्वल टू 1,30,000। स्टेप नंबर 4, that is calculation of revenue profit। रेवेन्यू प्रॉफिट को हम बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन क्या हुआ, वो पूरे साल भर की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो पोस्ट एक्विजिशन में आ गया। हमको यहाँ पे क्या चीज लेना है, हमको सिर्फ 2 ही चीज लेना है, एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा है जनरल रिजर्व। तो हम चेक करेंगे, जनरल रिजर्व स्पेसिफिक डेट का गिवन था, वो ओपनिंग में चला गया। ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन था, वो भी कैपिटल प्रॉफिट में चला गया। अब जो हो गया प्रॉफिट फॉर द ईयर, 12 महीने का प्रॉफिट है, पूरे के 12 महीने कहाँ आ गए, हमारे पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है, और पूरे 12 महीने के प्रॉफिट को हम कहाँ लिख लेंगे, रेवेन्यू प्रॉफिट में। तो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट
जो हमको लेना है सब्सिडरी कंपनी के बैलेंस शीट से, उसकी अमाउंट गिवन है 40,000। तो हमने यहाँ लिखा 40,000। और ये इतनी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद हमारा जो प्रॉफिट और रिजर्व सब्सिडरी कंपनी का खत्म हो जाता है, तो हमको और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो कैपिटल प्रॉफिट आया वो 1,30,000 और रेवेन्यू प्रॉफिट हमारा आया कितना? रेवेन्यू प्रॉफिट आया 40,000। हमने 4 स्टेप सॉल्व कर लिए थे। स्टेप नंबर 1 हमारा था मेजॉरिटी रेशियो, वो आया 80%। माइनॉरिटी रेशियो आया 20%। स्टेप नंबर 3 कैपिटल प्रॉफिट है, इट इज अमाउंटेड टू रुपीज 1,30,000 और रेवेन्यू प्रॉफिट अमाउंटेड टू रुपीज 40,000। तो हमने 4 स्टेप कैलकुलेट कर लिए थे। अब स्टेप नंबर 5 है। स्टेप नंबर 5 हमारा है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। स्टेप नंबर 5 और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। तो हम उसके लिए सबसे पहले स्टेप में लिखते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये जो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दे रहे हैं, लिख रहे हैं, ये हमको चेक करना है होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट में एसेट साइड। हो सकता है हमको अमाउंट दी हुई हो या एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी हुई हो। तो हम ये देखते हैं जो हमारा होल्डिंग कंपनी है वो राज लिमिटेड है। राज लिमिटेड ने 80% शेयर्स एक्वायर्ड किए हैं रानी लिमिटेड के, और रानी लिमिटेड के शेयर्स उसने कितने में एक्वायर किए, तो हमने चेक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, और उसकी इंफॉर्मेशन भी दिया शेयर्स इन रानी लिमिटेड इट इज हाउ मच 5 लाख रुपीज। इसका मतलब राज लिमिटेड ने 80% शेयर्स जो रानी लिमिटेड के एक्वायर किए वो कितने में एक्वायर किए हैं? 5 लाख रुपीज में। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 लाख रुपीज। अब इससे हमको डिडक्ट करना है लेस। सबसे पहला अमाउंट जो हम डिडक्ट करेंगे वो हम डिडक्ट करेंगे शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी मल्टीप्लाइड बाय मेजॉरिटी रेशियो। तो हम चेक करेंगे बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितना है सब्सिडियरी कंपनी दैट इज रानी लिमिटेड का। रानी लिमिटेड का शेयर कैपिटल गिवन है 5 लाख रुपीज। तो यहाँ पे हमने लिखा 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय मेजॉरिटी रेशियो। मेजॉरिटी रेशियो कितना है? 80%। तो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 80%, तो एक ये तो आ गया 4 लाख रुपीज। तो हमने यहाँ पे लिखा 4 लाख, और ये हमको क्या करना है? माइनस करना है, इसलिए मैंने उसको किसमें लिख दिया? ब्रैकेट में लिख दिया। दोनों को माइनस किए तो हमारे पास आ गया 1 लाख रुपीज। फिर इससे हम डिडक्ट करेंगे लेस कैपिटल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय मेजॉरिटी रेशियो। कैपिटल प्रॉफिट है हमने कैलकुलेट किया 1,30,000 और मेजॉरिटी रेशियो है 80%। तो इसको हम 80% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1,04,000। तो हमने ये दोनों को माइनस किए। दोनों अमाउंट को माइनस करने के बाद अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो वो रहेगा गुडविल, और नेगेटिव आ रहा है तो वो होगा कैपिटल रिजर्व। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा आंसर आ रहा है दैट इज 5 लाख माइनस 4 लाख 1 लाख, 1 लाख माइनस 1,04,000 इट इज माइनस 4,000। तो माइनस 4,000 आया, नेगेटिव में आया। तो नेगेटिव में आने के कारण ये हम इसको लिख रहे हैं, ये हमारा क्या है? ये होल्डिंग कंपनी का क्या है? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व। स्टेप नंबर 6 कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में हम कैलकुलेट करेंगे। क्यों कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि हमारा माइनॉरिटी रेशियो 20% आया। पिछले क्वेश्चन में माइनॉरिटी रेशियो नील था, इसलिए हमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया। इसलिए कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि अगर माइनॉरिटी रेशियो नील है, 0% है, तो यहाँ पे हमको सभी अमाउंट से उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाई करते तो 0 आता है, इसलिए हमने उसको कैलकुलेट नहीं किया।
बट यहाँ पे माइनॉरिटी रेशियो 20% है। हम यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी है रानी लिमिटेड मल्टीप्लाइड बाई माइनॉरिटी रेशियो। शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी है 5 लाख रुपीज। 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय माइनॉरिटी रेशियो कितना है 20%। तो 20% आया कितना अमाउंट, इट इज 1 लाख। नेक्स्ट कैपिटल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय माइनॉरिटी रेशियो। कैपिटल प्रॉफिट आया 1,30,000 और माइनॉरिटी रेशियो है 20%। तो 1,30,000 मल्टीप्लाइड बाय 20,000 इट इज 26,000। नेक्स्ट इट इज रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट है 40,000 मल्टीप्लाइड बाय माइनॉरिटी रेशियो दैट इज 20%। तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 20% इट कम्स टू 8,000। फिर हमने यहाँ पे टोटल किया, टोटल में आ गया ये 1 लाख प्लस 26,000 प्लस 8,000 दैट इज 1,34,000। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आया 1,34,000। तो हमने स्टेप नंबर 4 तक की कैलकुलेशन कर लिए थे। स्टेप नंबर 5 कैपिटल रिजर्व हमारा आया 4,000। स्टेप नंबर 6 माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1,34,000। अब नेक्स्ट स्टेप, इट इज स्टेप नंबर 7 कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम स्टेप नंबर 7 में सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी है राज लिमिटेड। तो राज लिमिटेड के लायबिलिटी साइड में एक ओपनिंग प्रॉफिट गिवन है और एक प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है। तो दोनों अमाउंट को हमने ऐड किया। ओपनिंग प्रॉफिट इट इज 50,000 एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इट इज 60,000। तो दोनों को प्लस किया हमने 50,000 प्लस 60,000 टोटल इट इज इक्वल टू 1,10,000। 1,10,000 का होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट है। नेक्स्ट यहां पे हम ऐड करेंगे दैट इज रेवेन्यू प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय मेजॉरिटी रेशियो। रेवेन्यू प्रॉफिट आया 40,000 और मेजॉरिटी रेशियो है 80%। दैट कम्स टू 40,000 का 80% आ गया 32,000। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कोई एडजस्टमेंट में हमको इंफॉर्मेशन दी है जिससे हमारे प्रॉफिट को इम्पैक्ट करेगा। तो हम देखेंगे हमारे को जो पॉइंट नंबर 4 दिया हुआ है, देयर इज अ इंटरकंपनी सेल एंड ऑन द इंटरकंपनी सेल एनी ऑफ द कंपनी मेकिंग द प्रॉफिट, देन वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो पॉइंट नंबर 4 में दिया हुआ है स्टॉक ऑफ रानी लिमिटेड इंक्लूड्स गुड्स परचेज फ्रॉम राज लिमिटेड for ₹30,000 which was invoiced by Raj Limited at a profit of 25% on invoice price। मतलब जो भी से इनवॉइस प्राइस है उस पे राज लिमिटेड ने 25% प्रॉफिट कमाया है। और वो प्रॉफिट कैसे कमाया है, अपनी ही सब्सिडियरी कंपनी को उसने बेच के प्रॉफिट कमाया है।
तो यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे हम किसका कैलकुलेशन करेंगे? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, दैट इज द प्रॉफिट ऑन इंटर कंपनी सेल। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि आउट ऑफ द टोटल सेल मेड कितने अमाउंट का स्टॉक कंपनी के पास रिमेनिंग है। तो रानी लिमिटेड के टोटल क्लोजिंग स्टॉक में 30,000 का जो स्टॉक है वो स्टॉक है जो उसने राज लिमिटेड से परचेज किया है। तो यहां पे हमने सबसे पहले लिखा अनसोल्ड वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन इंटर कंपनी सेल। इंटर कंपनी सेल जितना भी हुआ होगा उसमें से ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट रानी लिमिटेड के स्टॉक में 30,000 रुपीज इंक्लूडेड है, बचा हुआ है। अब इस 30,000 में जो होल्डिंग कंपनी दैट इज राज लिमिटेड है उसने कितना प्रॉफिट कमाया है? 25%। तो हमने यहां पे कैलकुलेट किया प्रॉफिट ऑन अनसोल्ड स्टॉक। तो इट इज इक्वल टू हाउ मच? 30,000 एंड इनवॉइस प्राइस है तो हम यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई कर रहे हैं रेट डिवाइडेड बाय 100। कॉस्ट होता तो हम रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट करते हैं। तो 25 डिवाइडेड बाय 100 विच कम्स टू अमाउंट रुपीज 7,500। तो टोटल 7,500 जो है वो प्रॉफिट इंक्लूडेड है स्टॉक में। फिर हम इसमें कैलकुलेट करेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। Unrealized profit, it is equal to profit on unsold stock multiplied by majority ratio। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या होगा? जितना भी स्टॉक बचा हुआ उस पर जितना प्रॉफिट होगा उसको हम मेजॉरिटी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो हमारे लिए क्या होगा? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। So it is equal to 7,500 multiplied by 80%. It is equal to how much? Rupees 6,000. ये जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है इसका दो ट्रीटमेंट करेंगे। फर्स्ट ट्रीटमेंट, इट इज डिडक्टेड while preparing consolidated profit and loss अकाउंट। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट क्या होगा? ये जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आया 6,000 का उसको हमको कंसोलिडेटेड पीएनएल से क्या करना है? माइनस करना है। दूसरा उसका ट्रीटमेंट होगा, अभी 6,000 प्रॉफिट ऑन स्टॉक है तो इसको हम डिडक्ट करेंगे, डिडक्ट फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक इन बैलेंस शीट। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस 6,000 के अमाउंट को जब हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे दोनों कंपनी के बैलेंस शीट से हम उसको मर्ज करेंगे, ऐड करेंगे, तो उससे हम 6,000 रुपीज क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो ये दो ट्रीटमेंट होगा। तो अभी हम क्या करते हैं? पहला ट्रीटमेंट क्या है? डिडक्टेड इन कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल अकाउंट में हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो हमने पहले इसको प्लस किया 1,42,000, लेस किया हमने यहाँ पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना आया? 6,000 और माइनस किए तो ये आ गया 1,36,000। तो स्टेप नंबर 7 हमारे सारे वर्किंग नोट कंप्लीट हो गए 7 स्टेप तक के। और हमारा 7वां स्टेप दैट इज कंसोलिडेटेड पीएनएल अमाउंट, उसकी अमाउंट आ गई 1,36,000। अब इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा? अब इसके बाद हम फाइनल या मेन आंसर जो हमारा है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का प्रिपेयर करेंगे। तो आफ्टर स्टेप नंबर 7 विल बी प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट।
liabilities, amount, assets, amount. So sequence वाइज लाइबिलिटी पहले कंप्लीट करते हैं. सबसे पहले लाइबिलिटी गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल, और इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 10 लाख रुपीस. आपको याद रखना है इक्विटी शेयर कैपिटल किसका लेना है, सिर्फ होल्डिंग कंपनी का. तो हमने यहां लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है ₹10. एक इक्विटी शेयर है 10 रुपए का. तो हमने सिर्फ यहाँ पे जो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा वो किसका लिखा, होल्डिंग कंपनी का. होल्डिंग कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट है 10 लाख. सेकेंड, जनरल रिजर्व गिवन है. जनरल रिजर्व भी हम किसका लिखेंगे, होल्डिंग कंपनी का, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी का हम डिवाइड कर चुके हैं. तो हमने यहाँ लिखा जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व की अमाउंट है होल्डिंग कंपनी की 1 लाख रुपीस. नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की है. तो हम यहाँ पे ऑलरेडी हमने कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट बनाया है. कंसोलिडेटेड पीएनएल अमाउंट की अमाउंट आ रही है 1,36,000. तो हमने यहाँ लिखा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,36,000. उसमें हमने एक एडजस्टमेंट और किया है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को माइनस किया है. नेक्स्ट गिवन है सन्ड्री क्रेडिटर्स. सन्ड्री क्रेडिटर्स राज लिमिटेड का गिवन है 70,000 और रानी लिमिटेड का इट इज 50,000. तो दोनों को प्लस किया, 70,000 प्लस 50,000 अमाउंट आ गया 1,20,000. फिर हमने देखा यहाँ पे हमको पॉइंट नंबर 3 एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में थर्ड पॉइंट में दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ राज लिमिटेड इंक्लूडेड 10,000 ड्यू फ्रॉम रानी लिमिटेड. अगेन राज लिमिटेड रानी लिमिटेड अभी हम कंसोलिडेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे इंटर कंपनी ओइंग है, एक कंपनी को दूसरी कंपनी से पैसा लेना है या दूसरे कंपनी को पहले कंपनी को पैसा देना है. वो इंटर कंपनी एडजस्टमेंट है. तो हमें यहाँ पे जितने भी इंटर कंपनी एडजस्टमेंट रहेगी उसको हम हटाएंगे. तो हमने देखा डेटर्स राज लिमिटेड के हैं तो क्रेडिटर्स होंगे रानी लिमिटेड के. तो डेटर्स से हमको 10,000 माइनस करना है और क्रेडिटर से भी हमको 10,000 रुपीज माइनस करना है. तो हमने यहाँ पे माइनस किया इंटर कंपनी ओइंग दैट इज 10,000. तो बचा हमारा 1,20,000 माइनस 10,000 इट इज इट कम्स टू 1,10,000. नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट अमाउंट गिवन है बिल्स पेएबल. बिल्स पेएबल अगेन दोनों कंपनी का गिवन है. होल्डिंग कंपनी का है 10,000, सब्सिडरी कंपनी का है 5,000. दोनों को प्लस किए तो ये आ गया 15,000. फिर हमने देखा कोई इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन है. तो स्टेप पॉइंट नंबर 2 में गिवन है बिल रिसीवेबल ऑफ राज लिमिटेड इंक्लूड 3,000 एक्सेप्टेड बाय रानी लिमिटेड. तो बिल रिसीवेबल है राज लिमिटेड का और बिल्स पेएबल है किसका, रानी लिमिटेड का. अगेन इंटर कंपनी होंगे, इंटर कंपनी एडजस्टमेंट है तो हम उसको बैलेंस शीट से हटा देंगे. तो हम माइनस करेंगे इंटर कंपनी ओइंग. इंटर कंपनी ओइंग कितना है, इंटर कंपनी ओइंग है दैट इज 3,000. तो हमने क्या किया यहाँ पे 3,000 से उसको क्या किया माइनस कर दिया. तो ये आ गया 12,000. फिर हम देखते हैं यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आया है. तो कैपिटल रिजर्व को हम यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस का हेडिंग रहता है वहां पे हमने लिख दिया कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व की अमाउंट आ रही है 4,000 रुपीज. और नेक्स्ट हमारा आया माइनॉरिटी इंटरेस्ट. तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को हमने लिख दिया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे अमाउंट आया कितना 1,34,000. तो हमने यहां लिख दिया 1,34,000. नेक्स्ट आते हैं एसेट साइड. एसेट साइड सबसे पहले गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग
राज लिमिटेड का 2 लाख है, रानी लिमिटेड का 1,50,000, दोनों को प्लस किए तो 2 लाख प्लस 1,50,000 इट कम्स टू 3,50,000। दूसरा एसेट गिवन है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी भी दोनों कंपनी का ऐड कर देते हैं। होल्डिंग और कंपनी का 3 लाख रुपीज गिवन है, दोनों को टोटल किए तो ये आ गया 6 लाख। उसके बाद है नेक्स्ट है स्टॉक। तो हमको याद है स्टॉक से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट था अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का, उसको हमको स्टॉक के कैलकुलेशन में माइनस कर देना है। तो स्टॉक है होल्डिंग कंपनी का 75 और सब्सिडरी कंपनी का 50, तो दोनों प्लस की आ गया 1,25,000 और यहां से हमने माइनस क्या कर दिया अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आया है 6,000 रुपीज, तो 6,000 क्या कर दिया हमने माइनस, टोटल कर दिया 1,19,000। नेक्स्ट ये वाले इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का यूज करके हमने कैपिटल रिजर्व निकाल लिया। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ये वाले बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल दोनों कंपनी का अगर मिला लेंगे, एक का 10 है एक का 15 है, टोटल आ गया 15,000। और इससे जो हमने इंटर कंपनी एडजस्टमेंट था बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल का, तो वह हम माइनस कर दें, तो अमाउंट कितना है 3,000, तो हम यहाँ 3,000 माइनस कर दिए, टोटल आ गया 12,000। नेक्स्ट इट इज डेटर्स। डेटर्स है 50,000 एंड 60,000 का, 50 प्लस 60 दैट इज 1,10,000। इससे भी हमने माइनस क्या किया इंटर कंपनी एडजस्टमेंट, इंटर कंपनी ओइंग। तो इंटर कंपनी ओइंग कितना है 10,000 रुपीज, 10,000 माइनस किए तो अमाउंट आ गया कितना 1 लाख रुपीज। एंड लास्ट इट इज गिवन कैश एट बैंक। कैश एट बैंक राज लिमिटेड का है 1,55,000 और रानी लिमिटेड का है 1,60,000, दोनों को प्लस किए। कैश एट बैंक it is 1,55,000 plus 1,60,000 it comes to 3,15,000। हमने एक बार पूरा एडजस्टमेंट चेक किया और एडजस्टमेंट चेक करने के बाद हमने देखा कि भाई कोई एडजस्टमेंट छूटा तो नहीं है, तो हमने सारे एडजस्टमेंट सॉल्व किए। अब हम क्या कर देते हैं, अब हम बैलेंस शीट का टोटल करते हैं। तो हम बैलेंस शीट का टोटल करते हैं और हमारा बैलेंस शीट का जो टोटल आ रहा है एसेट साइड का और लायबिलिटी साइड का आ रहा है 14,96,000। 14,96,000। एक बार आप अपने कैलकुलेटर में फिर से कैलकुलेट कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि आंसर सही है क्या नहीं। तो इस तरीके से हमने क्या बनाया, इस तरीके से हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर किया। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, जो भी आपको क्वेश्चन मिले आप ट्राई करो सॉल्व करने का। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है और ये सॉल्व हो चुका। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।